सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स। आप फ्रेंड ही समझे, आपको ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग कूलॉम्स लॉ को एक कंटिन्यूअस सिस्टम में देखना चाहते हैं, यानी अगर चार सिस्टम कंटिन्यूअस हुआ तो ज़रूरत क्या पड़ गई, पहले ये देखते हैं। जब हम ये लिखते हैं F इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो हमने एक चीज समझा था कि Q1 और ये Q2 असल में हमेशा कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। बट अब ये ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा सा रॉड कोई पॉइंट चार्ज है। असल में ये क्या है, एक कंटिन्यूसली चार्ज सिस्टम है, मतलब पूरा एक एंड से दूसरे एंड तक लेकर के ये ऐसे ही किसी तरह से बिखरा हुआ है। खैर, तो मान लीजिए अपने पास, जस्ट इमेजिन हम ये देखते हैं कि इसकी क्या जरूरत पड़ गई। जैसे मान लीजिए अपने पास एक रॉड है और रॉड की टोटल लेंथ कितनी है, L, और इस पे सपोज करो कि टोटल चार्ज कितना है, Q। सिमिलरली इस रॉड से एक स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जिस पॉइंट पर एक स्मॉल q चार्ज है। आपको बताना है कि इस स्मॉल q चार्ज पे नेट फोर्स कितना आएगा। पहली बात, एक समस्या समझते हैं कि अब ऐसा तो है नहीं कि चार्ज में हम कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं और उसके बाद बोल देते हैं कि हाँ सारा का सारा चार्ज यहीं लोकेटेड होगा और इसी पे नेट फोर्स कैलकुलेट कर देते हैं, क्योंकि ऐसा करना ये पॉसिबल नहीं है और ये लॉजिकल भी नहीं है, क्योंकि कभी भी सेंटर ऑफ चार्ज जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम लोग क्या समझते हैं इसको कि मान लीजिए हम किसी एक पॉइंट पर कंसीडर करते हैं कि इसको क्या किसी तरह से हम लोग पॉइंट मास में या पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो एक तरीका तो ये है कि ऐसा छोटा सा एलिमेंट यहाँ कंसीडर करते हैं और फिर उसके बाद इसके और इसके बीच का फोर्स लिखें, और फिर उसके बाद इसके बगल वाले पॉइंट्स के बगल की वजह से, फिर उसके बाद इसके बगल वाले पॉइंट की वजह से, फिर इसके बगल वाले पॉइंट की वजह से, और ऐसे करते करते यहाँ तक जाए और अनंत यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ब्रेक करके, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल तरीका नहीं है। जो इसका तरीका सही है वो है एलिमेंटल चूजिंग का, यानी एलिमेंट चुन लेना, एक्स चल के डीएक्स का एलिमेंट चुन लेना। असल में ये जो डीएक्स होता है इसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट, इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट। बहुत ही एक सुंदर सा वर्ड दिया हुआ है न्यूटन के द्वारा, इसको न्यूटन ने ही दिया हुआ है आई थिंक। तो उनका मतलब ये था कि हम एक्स चल के एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर करते हैं और इस पॉइंट पे जो चार्ज होगा डी क्यू, वो डी क्यू हमारे लिए कैसा बनेगा, पॉइंट चार्ज। ठीक, यानी प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे लिए सिचुएशन कुछ ऐसा बन गया है थियोरेटिकली, स्मॉल क्यू डी क्यू और डिस्टेंस एक्स। तो क्या अब इस पर फोर्स लगाया जा सकता है, यस, क्योंकि ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना, एफ, सॉरी एक्स, दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया के क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बट एक समस्या ये है कि हर एक पॉइंट पे फोर्स तो बदलता रहेगा, क्योंकि एक्स तो अलग हर पॉइंट पर अलग अलग आएगा। बट जो नोट करने वाली बात यह है कि वो कहीं डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। तो अगर डायरेक्शन नहीं चेंज होती है तो हम लोग सिंपली इसको बिना डायरेक्शन का कंसीडर किए हुए इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगला सवाल ये आएगा कि फिर डी क्यू क्या चीज होता है। तो डी क्यू के लिए हम लोग समझते हैं, यानी चार्ज एलिमेंट कैसे कंसीडर करते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि एल लेंथ में जो चार्ज है वो है क्यू, तो इसका मतलब जो dx लेंथ में चार्ज आएगा वो होगा q बाई एल इंटू डी एक्स, और असल में यही हमारे लिए बनता है dq, दैट इज q बाई एल इंटू डी एक्स। एक बात, अब इसी को थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि वापस हमें इंटीग्रेट करना है किसको, k डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल्स टू, और डी क्यू की जगह पे क्या रख देते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसमें सारे के सारे जो टर्म है, जस्ट ए सेकेंड, इसमें जितने भी टर्म है क्यू एल और के क्यू, ये सब के सब कैसे हैं, कांस्टेंट हैं। दैट मीन्स
इंटीग्रेशन हमेशा कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट जो भी होता है वो इंटीग्रेशन से हमेशा बाहर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दैट इज dx बाई एक्स स्क्वायर। अब इसे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, तो मैं आपको वापस पिछली वाली स्लाइड में लेके चलता हूँ। ध्यान से देखिए, रॉड अपनी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, आर पर, और खत्म कहाँ पर हो रही है, आर प्लस एल पर। यानी इसकी जो लोअर लिमिट है हमारे इस फोर्स की, वो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, आर पर, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, आर प्लस एल पर। तो बेसिकली इसका लिमिट हो जाएगा कहाँ, आर से लेके आर प्लस एल तक। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होता है, तो उसके लिए एक छोटा सा बात मैं आपको बताता हूँ जो पता होना चाहिए, कि x के पावर n को अगर इंटीग्रेट करोगे आप, तो ये बेसिकली हो जाता है, सॉरी, x के पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। सिमिलरली अगर आप वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस वन डिवाइडेड बाई -2 प्लस वन, दैट इज ये हो जाएगा कितना, -1 बाई एक्स। यानी हम जो इंटीग्रेशन परफॉर्म करने करने जा रहे हैं उसकी टोटल वैल्यू कितनी आने वाली है, -1 बाई एक्स। दैट मीन्स अब हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया, एफ नेट के लिए के क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एल -1 बाई एक्स, आर से लेके आर प्लस एल तक, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ हमें वैल्यू रखनी है, दैट इज एफ नेट इक्वल्स टू के क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एल, और ये हो जाएगा कितना, दिस इज 1 माइनस आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। एक्चुअली ये होता ये है कि हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो बेसिकली हम लोग लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। बट वो आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो इसलिए हम जो रिजल्ट देख रहे हैं यहाँ पर वो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट दिख रहा है। तो चाहिए तो याद भी रख लीजिए, और वैसे याद रखने की इसको कोई बहुत खास जरूरत है नहीं, क्योंकि बस अपने को थोड़ा मेथड पता होना चाहिए। याद इसलिए मत रखिए क्योंकि हमने जो चार्ज कंसीडर किया हुआ है, यानी जो रॉड कंसीडर किया हुआ है वो यूनिफॉर्म रॉड है। हो सकता है कि कभी ऐसा हो जाए कि वो बोल दे कि रॉड पे जो चार्ज है वो एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेस एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ है, या एज अ स्क्वायर फंक्शन ऑफ लेंथ है। तो शायद जो आप फोर्स कैलकुलेट करोगे वो ऐसा नहीं आएगा, कुछ और आएगा। बट ठीक है, dx लिखने का बस छोटा सा तरीका, और मतलब dq लिखने का बस आपको तरीका आना चाहिए, और कुछ ऐसा खास नहीं है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि अपने पास एक क्या है, सेमी रिंग है। दिस इज अ सेमी रिंग, और यहाँ पर कंसिडर कीजिए कि एक स्मॉल चार्ज है माइनस नेचर का, बाकी ये सब प्लस के प्लस नेचर। तो अब दिक्कत वही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम पूरे रॉड में यानी सेमी रिंग में अगर कवर करते हैं, यानी इस एंड से लेकर के इस एंड तक, तो हर एक पॉइंट पर जो चार्ज है वो सेम है, इस बात की गारंटी तो है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, वापस वही मेथड कैलकुलेट करते हैं, या उसी मेथड से कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन वाले से। बट एक बार हमें ये समझना होगा कि इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी क्यों, और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहली बात कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट नहीं होगा, ऐसे अनंत पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट। अब इनफाइनाइट पॉइंट की वजह जब भी हमें फोर्स कंसीडर करना होगा, तो आप एक बात मान लीजिए कि हमें इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, और सबसे आसान तरीका इंटीग्रेशन ही होगा। तो लेकिन करेंगे कैसे, तो हम करते क्या है, हम कुछ थीटा चल के एक डी थीटा का एलिमेंट ले लेते हैं। तो इस डी थीटा की वजह से जो एक लेंथ तैयार होगा, बेसिकली वो कितना होगा, आर डी थीटा, ठीक बात है। तो इस आर डी थीटा की वजह से जो फोर्स होगा हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। बट जो उससे इंटरेस्टिंग बात ये है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, या एक काम करते हैं, पहले हम लोग सिर्फ डी क्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। इस आर डी थीटा के लिए जो चार्ज होगा डी क्यू, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। अब हम इसमें इंटीग्रेशन कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि रॉड या रॉड हो चाहे सेमी रिंग हो चाहे कंप्लीट रिंग हो, असल में वो पॉइंट चार्ज है ही नहीं। तो जो पॉइंट चार्ज है नहीं, तो पॉइंट चार्ज को पॉइंट बनाने के लिए इंटीग्रेशन मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, दैट्स अ बेटर ऑप्शन। तो मान लीजिए कि हम लोग डी क्यू कंसिडर करना चाहते हैं कि डी क्यू कैसा होगा, तो इसके सोचने के दो तरीके हो सकते हैं,
कि सेमी रिंग का लेंथ कितना होता है, पाई आर। तो पाई आर लेंथ में टोटल चार्ज कितना, क्यू। तो इसका मतलब आर डी थीटा लेंथ में कितना चार्ज हुआ, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो आर से आर कैंसिल हुआ, इसका मतलब जो अपना डी क्यू हुआ वो कितना हुआ, क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा। एक तरीका तो सोचने का ये है। दूसरा तरीका जो सोचने का है वो ऐसा है कि आप मान लीजिए कि रेडियन वाइज बात करते हैं कि पाई रेडियन में क्यू चार्ज है, तो इसका मतलब डी थीटा रेडियन में कितना चार्ज, क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा, दैट्स इट। दोनों तरीके सही है सोचने के, जैसा आपको इमेजिन करता है। अब हम मान लेते हैं ना कि हम लोग थोड़ा सा इसको इधर देखने का प्रयास करते हैं। बेसिकली वो अपने को थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन लगे। हमने क्या काम किया, हमने थीटा चल के एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जो हमको पता है कि ये डी क्यू है, ठीक है, और ये हो गया अपना थीटा। क्या देखते हैं क्या करना होगा। इमेजिन करिए कि ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, बेसिकली इनमें फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, ठीक बात है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये समझ पाओगे कि अगर ये थीटा हुआ तो ये भी कितना होगा, थीटा, और ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अपना नेट फोर्स आएगा कहीं इधर की तरफ, ठीक है। लेकिन इस नेट फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक एफ एक्स और दूसरा एफ वाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एफ एक्स ही कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो एफ एक्स पहले होगा कितना, ये देख लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू हो गया एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बस थोड़ा सा इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ ताकि एक बार अपने को थोड़ी फील आ जाएगी ये चल क्या रहा है। बाकी इसके कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, वो भी एक बार देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अपना जो फोर्स होगा एफ एक्स, वो हो जाएगा के क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब डी क्यू की जगह पे हमको क्या रखना है, क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा कॉस थीटा। और एक बार ध्यान से देखिए कि रिंग सेमी रिंग में वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, जीरो से लेके पाई तक, दैट इज जीरो टू पाई। बाकी अगर ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ तो इसमें कांस्टेंट ही है सिवाय कॉस थीटा और डी थीटा की। तो यानी अगर इंटीग्रेशन परफॉर्म करो आप तो ये हो जाता है कितना, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा जीरो से लेकर के पाई तक। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, ठीक है। दैट मीन्स के क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर साइन थीटा जीरो से लेके पाई तक। तो अगर आपको पता हो तो साइन पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू भी होती है जीरो। दैट इज ये आ गया के क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर जीरो माइनस जीरो, दैट इज जीरो। एक बार इसको ध्यान रखेंगे, यानी एफ एक्स कितना आया, जीरो। अब अगला चलते हैं एफ वाई की तरफ। तो जैसे हमने एफ एक्स देखा, तो सिमिलरली अगर एफ वाई देखेंगे आप, इस फोर्स का अगर इधर वाला कंपोनेंट देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, एफ वाई। तो जो एफ वाई का कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इस बार किसको, एफ वाई को कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी बेसिकली एफ साइन थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो दैट मीन्स के क्यू इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर
साइन थीटा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और डी क्यू की जगह पर क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा साइन थीटा। ठीक, इंटीग्रेट करते हैं। अब अगर वापस वही बात देखेंगे कि 0 से लेकर पाई तक इसका लिमिट है, बट साइन थीटा की इंटीग्रेशन, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द टर्म जो भी है वो कांस्टेंट ही है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये शायद इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 से लेकर के पाई तक। गेटिंग माय पॉइंट? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। दैट मीन्स ये हो जाएगा कितना? माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया कॉस थीटा 0 से लेकर के पाई तक। तो हम लोग इसको एक एक करके थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। दैट इज माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, अब कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। कॉस पाई -1 होता है और कॉस 0 1 होता है। दैट मीन्स ये हो जाएगा कितना? के क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2। दैट इज ये आ गया इसका एफ वाई। बट जो नोट करने वाली बात है वो क्या है, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। जहां भी सिमेट्री दिखे, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो जनरल बात है वो ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ कभी ना कभी सिमेट्री देखने को मिलता है। तो आप ये देख के अंदाजा लगा सकते हो कि हमें कौन से डायरेक्शन में फोर्स निकालना चाहिए और कौन से डायरेक्शन में नहीं निकालना चाहिए। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हम पूरे चार्ज सिस्टम में कहीं भी चले जाते, हमें फोर्स के हमेशा दो कंपोनेंट मिलते हैं, एक एफ एक्स और दूसरा एफ वाई। एफ वाई को कैंसिल करने वाला कोई था ही नहीं, और एफ एक्स को कैंसिल करने वाला, जैसे जैसे ही हम यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहाँ आते तो एफ एक्स की डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाती, इस तरफ। जो डायरेक्शन अभी इधर है वो वापस इधर की तरफ हो जाती, और एफ एक्स के सारे फोर्स यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी पॉइंट बनते, उनकी वजह से जो भी फोर्स होता है वो सब कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब इसका एफ एक्स वाला फोर्स वैसे भी कितना आना चाहिए था? 0। तो अगर हमने कैलकुलेट करके देखा है तो भी ये गलत नहीं है। बट आपको जो जनरल बात समझ में आ जानी चाहिए वो है सिमेट्री। तो जहां जहां सिमेट्री देखें तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। सिमिलरली मान लीजिए एक कंडीशन है, ये मान लीजिए कि एक कंप्लीट रिंग है, और इस रिंग के सेंटर पर एक स्मॉल क्यू चार्ज है, -Q, और बाकी हर जगह क्या है? प्लस प्लस प्लस, यानी टोटल कैपिटल क्यू चार्ज है कुछ इस तरह से। फिर वही बात कि ये जो बॉडी है कंटिन्यूस बॉडी तो है नहीं, और कंटिन्यूस बॉडी नहीं है तो फिर एलिमेंट कंसीडर करेंगे और इसमें कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे। बट माय पॉइंट इज कि आप एक बार सिमेट्री देखने का प्रयास करें। जब यहाँ से यहाँ तक आप चल रहे होंगे किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए अगर आप यहीं पर फोर्स डिफाइन करते एफ, और ये थीटा होता, तो एक कंपोनेंट इधर होता कितना? अगर ये थीटा तो ये हो जाता थीटा, दैट इज इधर होता एफ कॉस थीटा और इधर होता एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। समझ में आया बात? लेकिन अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक वापस घूम के आओ तो आप पाओगे कि एफ साइन थीटा के सारे कंपोनेंट कैंसिल। सिमिलरली एक राउंड अगर पूरा कंप्लीट घूम जाओ तो एफ कॉस थीटा वाले सारे फोर्सेस कैंसिल। दैट मीन्स चाहे तो हम लोग इसे इंटीग्रेट करके देखें तो भी आंसर वही मिलेगा जो सिमेट्री से सोचने पे मिलता है, यानी एफ एक्स भी कितना? 0, और एफ वाई भी कितना? 0। दिस इज द मैजिक ऑफ सिमेट्री। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा होता है कि आप सिमेट्री का ख्याल करें। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ मैं। एक स्क्वायर है, और स्क्वायर में यहाँ एक कैपिटल क्यू, यहाँ कैपिटल क्यू, यहाँ कैपिटल क्यू और यहाँ कैपिटल क्यू, सेंटर पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रख देते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो हमें ऐसे ही पता है कि इस पे एफ नेट कितना होने वाला है,
0, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सिस्टम है। देखिए, अगर आपको बात समझ में आ जाए तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। फिर से वही बात कहेंगे कि फॉर्मूला याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हमने जो भी फॉर्मूले बनाए हैं वो किसी रेगुलर बॉडी के लिए है। हो सकता है कि कभी किसी दिन ऐसा लिख दे कि लाइक चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली डिस्टेंस का फंक्शन है, तो या फिर स्क्वायर का फंक्शन है, तो बातें थोड़ी अलग हो जाएंगी। तो आपको सिंपली सिर्फ इतना लिखना आना चाहिए कि डी क्यू कितना होता है। अगर डी क्यू एक बार लिख लिए तो फिर उसके बाद बस उसे इंटीग्रेट करके आंसर तक पहुंच जाएंगे। सो आई थिंक कंटिन्यूस बॉडी के लिए ये 2-3-4 एग्जाम्पल जो भी हमने समझे वो एनफ है। बाकी एक दो मैं और ढूंढूंगा जो आपके काम का होगा। सो थैंक यू, एंड उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट में थोड़ा सा हम लोग और इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किसी चार्ज पार्टिकल का दो चार्ज पार्टिकल के बीच में बिहेवियर कैसा होता है, वो किस तरह की मोशन परफॉर्म करते हैं। सो अभी के लिए थैंक यू।